नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हैं हम। ये खबर तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने कई जगह देख लिया होगा कि एक राज्य, जिस राज्य ने ईवीएम को कह दिया है गेट आउट और बैलेट पेपर को कह दिया है वेलकम, यानी उस राज्य में अब ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। लेकिन इसके पीछे की खबर बताऊंगा आपको। 19 जनवरी को क्या हुआ, 20 जनवरी को क्या हुआ और आज सुबह 21 जनवरी को क्या हुआ। क्या ये खबर, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जब भी कोई बड़ी खबर आने वाली होती है, वो खबर लीक होकर बीजेपी के आला नेताओं के पास या सरकार चला रहे आला नेताओं के पास कैसे पहुंच जाती है। और नितिन नवीन की ताजपोशी से एक दिन पहले दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय यानी नागपुर तक हलचल कैसे मच गई, और क्यों नितिन नवीन की ताजपोशी से कुछ घंटे पहले बीजेपी आला कमान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मदद मांगी कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और आरएसएस ने अपने एक बड़े दिग्गज नेता को बीजेपी की मदद के लिए भेज दिया। और इस बीच नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन ने आज एक बड़ी बैठक की, देश भर से लोगों को बुला लिया, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर एक राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव का प्रयोग सफल रहा तो फिर देश भर में ये मांग उठेगी, और तब बीजेपी की जो रफ्तार है, जो अश्वमेघ का घोड़ा है, वो कहीं ना कहीं जाकर एकदम से रुक जाएगा। तो दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में बीजेपी हिली हुई नजर आ रही है। तो एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, और मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। ये खबर मुझे 19 जनवरी की देर रात तक समझ में आ जानी चाहिए थी, और नहीं तो कल देर रात तक यानी 20 जनवरी की देर रात तक समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। इसलिए मैं अपने दर्शकों से माफी मांगता हूं। लेकिन जैसे ही इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपने सूत्रों से बात करके हमें कुछ चीजें कंफर्म हुई, तो हम बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे, और हमारे साथ आप बने रहिएगा। अगले कुछ मिनट में आपको हिला देने वाली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी शिव जी। हिलाने वाली तो है ही कि पूरा देश चिल्ला रहा है चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो जाए। और ऐसे में 30 साल बाद, कितने 30 साल बाद कोई राज्य अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य का होता है उसे सलाह दे दे कि आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा दीजिए, तो फिर दिल्ली डगमगाती नजर आएगी। और इसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने, चूंकि उस राज्य में सरकार कांग्रेस की है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बोले कि आप इस आईटी की सिटी में आईटी के प्रोग्राम का मजाक बना रहे हो, अपमान कर रहे हो, वोटर का अपमान कर रहे हो। मतलब ईवीएम पे वोट डालेगा तो वोट का सम्मान होता है वोटर का, और अगर बैलेट पेपर से वोट डालेगा तो अपमान होता है। क्या लॉजिक दिया बीजेपी के नेता ने? मतलब बीजेपी बौखला गई, जिसे हिंदी में कहते हैं, घबरा गई। जिसका कि संतोष जी ने जिक्र किया कि अगर एक राज्य ने यह प्रक्रिया एक्सेप्ट कर ली तो बाकी राज्यों की मजबूरी हो जाएगी। और पहले निकाय से ही यह प्रक्रिया शुरू कराई गई थी। इसकी स्टार्टिंग भी वहीं से हुई है जिस सिटी में आज रोक लग रही है। ताज्जुब ये मानिए। और इस रोक का बड़े तादाद में, मान लीजिए 10-12 राज्यों में तो विपक्ष की सरकारें हैं ही, उन सभी राज्यों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक दिन सभी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेज देंगे कि हम 12 राज्य इसका विरोध करते हैं, हमारे राज्यों में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, मान्यवर हमें जवाब दीजिए, आपको तो चुनाव कराना है। क्या जवाब होगा ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग पर? और ज्ञानेश के ही अधिकारी ने किया यह खेल। सबसे बड़ी ताज्जुब यह है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनते हैं उन्हीं के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी, और राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करती है राज्य सरकार। केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करती है केंद्र की सरकार। एक दूसरे से पैचअप होते हैं, और इस पैचअप ने एक ऐसा खेल रच दिया कि जिस शहर को आईटी
का हब माना जाता है, जिस राज्य को एक पढ़ा लिखा राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिस शहर में 30 साल से ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, उस राज्य ने एकाएक कह दिया कि नहीं भैया ले जाओ अपना ये सब तमिल तो मड़ा। और उसी राज्य में ईवीएम का बनाने की जो कंपनी है उसका मुख्यालय है, उसी शहर में भेल का मुख्यालय है जो ईवीएम का निर्माण करती है। मामला तो फंसेगा। वहां के उस राज्य के आईटी मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जो टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड राज्य हैं, देश हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी वहां से शुरू होती है, वो देश ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पर आ गए। तो हम क्यों नहीं? और इसका जवाब नहीं है किसी के पास। संतोष जी, क्या है पूरा मामला, जरा डिस्कस पूरा डिटेल में ये दर्शकों को बता दीजिए। लोगों की धड़कनें तेज हो रही होंगी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो मेरे मन की हो जाएगी, मैं जिस सरकार को चुनना चाहता हूं उसे चुन लूंगा। देखिए शिव जी, 2-3 बातें स्पष्ट रूप से समझिए कि जब ईवीएम मशीनें इस देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आई, बाद में जब उसको चुनाव में इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस के राज में, मतलब तमाम सरकारों के राज में ये प्रोजेक्ट धीरे 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 बढ़ता रहा। कांग्रेस के राज में इस्तेमाल हुआ, लालकृष्ण आडवाणी ने इसका विरोध किया। एक चुनाव विश्लेषक हुआ करते थे, अभी जीवित है, मैं थे का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो चुनाव विश्लेषक हुआ करते थे, अब वो नेता बन गए हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा। जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो पूरी एक बुक लिख दी ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम को जो लाया गया तो कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, स्वतंत्र चुनाव होंगे, तेजी से चुनाव होंगे और नतीजे जल्दी आएंगे। जरा गौर कीजिएगा, इन्हीं चारों फायदों को भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, इन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, इन सब की क्या हालत कर दी राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार ने, ये हम और आप सभी जानते हैं। और दूसरी बात रही जल्दी नतीजे आने की, तो पता लगा कि जल्दी नतीजा कहां, या तो हर दिन पता लगे 2-4% वोट बढ़ाने ही लग जाते हैं। तो जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाया करते थे तो तुरंत आंकड़ा आ जाता था, और जो शुरुआती आंकड़े आते थे और जो फाइनल आंकड़े आते थे उसमें 0.25%, 1%, 1.25% का डिफरेंस होता था। यहाँ तो 5-5, 6-6% का डिफरेंस हो जाता है। तो उन तमाम तर्कों को एक तरह से खारिज कर दिया गया। तो कर्नाटक में ये बड़ा फैसला, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि बेंगलुरु में 30 साल बाद ये ईवीएम की बजाय बैलेट से वोट करवाने का फैसला किया गया। किसने क्या कहा, राजनीतिक रूप से बीजेपी ने क्या कहा, बड़े गजब गजब से तर्क दे रहे हैं, ये तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन इस फैसले ने कैसे चौंकाया ये मैं आपको पहले बता देता हूं। कल तमाम लोगों ने कहा कि भाई नितिन नवीन ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पहले दिन उन्होंने बहुतों की नियुक्ति कर दी, उन्होंने विनोद तावड़े की नियुक्ति कर दी तेलंगाना के प्रभारी के तौर पे, कई अन्य नेताओं की नियुक्ति कर दी। लेकिन एक नियुक्ति जो हुई वो बहुत चौंकाने वाली थी और मैं कल इसको पकड़ नहीं पाया, इस बात को मैं कबूल करता हूं। वो नियुक्ति की थी, मेरे हाथ में वो है कि राम माधव को बेंगलुरु, ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन इलेक्शन यानी ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव का चुनाव प्रभारी बनाया गया। किसको बनाया गया? राम माधव को बनाया गया। राम माधव अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्षता के कार्यकाल में राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे और उनके ही प्रभारी महासचिव रहते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद महबूबा मुफ्ती के साथ एक बेमेल जो गठबंधन, जो पीडीपी के साथ जो एक बेमेल गठबंधन हुआ, ये उनके कार्यकाल में, उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। फिर वो बीजेपी से एक तरह से बाहर कर दिए गए, आरएसएस में चले गए। फिर वो आज की तारीख में भी शिव जी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के समय एक बार फिर से उनको जम्मू कश्मीर जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें प्रभारी बनाया गया, जिसमें उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतकर सरकार, मुख्यमंत्री बने और सरकार बनाई। राम माधव आरएसएस के प्रवक्ता भी रहे होंगे, एक जमाने में वो इकलौते प्रवक्ता हुआ करते थे जो आरएसएस की तमाम बातों को कहते थे। मुझे आज भी याद है कि बड़े सर्वसुलभ रहते थे। 4-5 जून की रात पर बाबा रामदेव पर लाठियां बरसी, सुबह 4:30 पौने 5 बजे हमने उनको फोन किया कि माधव जी आपके पास आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तुरंत आ जाओ, मैं केशवकुंज में बैठा हुआ हूँ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना मुख्यालय था, अब वहां पे भव्य इमारत बन गई है। तो वो इकलौते
मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस चीज को गौर करिए, वो इकलौते नेता हैं जो आरएसएस के मेंबर भी बने हुए हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी बने हुए हैं, और बीजेपी ने भी उनको जिम्मेदारी दे दी थी, एक बार फिर से जिम्मेदारी दे दी है। और ये बताता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक बौखलाहट, घबराहट का माहौल है। अब इन तारों को मैं जोड़ता हूं। सोमवार 19 जनवरी को यह फैसला किया, कर्नाटक में जो वहां के चुनाव आयुक्त है उन्होंने इस बात की जानकारी दी, और ये बता देता हूं कि उन्होंने किस बात की जानकारी दी। सोमवार को ये जानकारी दी, यानी 19 जनवरी को ये जानकारी दी। कर्नाटक के राज्य चुनाव आयुक्त GS संग्रेसी ने घोषणा की कि ग्रेटर बेंगलुरु का जो कॉरपोरेशन है उसका जो नगर निगम का जो चुनाव है, और सिर्फ ग्रेटर बेंगलुरु का ही नहीं बल्कि जितने भी 5 स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं वो सब चुनाव जो है 25 मई के बाद और 30 जून से पहले कराए जाएंगे, और इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का उपयोग होगा। ये सोमवार को उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। ठीक उसी समय जिस समय यहां नितिन नवीन की अध्यक्षता के पर्चे भरे जा रहे थे, यहां प्रेस रिलीज जारी हुआ कि नितिन नवीन इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्चा भरा, नामांकन भरा। जैसे ही यह खबर आई, दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल मची। एक तरफ पूरी की पूरी बीजेपी जश्न में डूबी हुई थी। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी 20 जनवरी, कल की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, ये तमाम जो मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो नितिन नवीन की ताजपोशी के समय मौजूद थे। और पहली बार प्रधानमंत्री ने बॉस शब्द का भी इस्तेमाल किया। वैसे बीजेपी में इससे पहले बॉस शब्द का इस्तेमाल होता नहीं था, लेकिन कर दिया उन्होंने, तो बॉस का एक नया कल्चर शुरू हो गया। लेकिन पर्दे के पीछे और कुछ चल रहा था, क्योंकि बेंगलुरु का जो एक्सपेरिमेंट है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि अगर वहां पे चुनाव बैलेट पेपर से हुए और नतीजे भी 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में अगर सामने आ गए, तो फिर तो रही सही कसर जो ज्ञानेश कुमार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से कहा कि नहीं जी अगर हम बैलेट पेपर से कराएंगे तो नतीजे आने में देरी होगी, वो तर्क तो खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए बेंगलुरु का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आरएसएस से मदद मांगी, और आरएसएस ने अपने पुराने दिग्गज नेता राम माधव को एक बार फिर से बीजेपी को सौंप दिया कि जाइए इनको क्या जिम्मेदारी देनी है। लेकिन क्या राम माधव खुश है? ये भी एक बड़ा सवाल है शिव जी, वो भी बताऊंगा। राम माधव ने जो इशारा कर दिया वो अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी में एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। जरा मैं बता देता हूं कि 20 जनवरी कल शाम को ये ऐलान किया गया कि नितिन नवीन ने राम माधव को इलेक्शन इंचार्ज बनाया है आने वाले ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन इलेक्शन का। और सिर्फ उन्हें चुनाव प्रभारी नहीं बनाया गया, बल्कि 2 सह चुनाव प्रभारी भी बनाए गए, जिसमें से एक राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पुनिया, जिन्हें हरियाणा में भी जिम्मेदारी दी गई थी, और दूसरे जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के विधायक हैं, वो इलेक्शन को इंचार्ज यानी चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं। और ये कल की बात है। अब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बधाई दे रही थी शिव जी नितिन नवीन को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बधाई दे रहे थे, चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, जेपी नड्डा हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, शिवराज सिंह चौहान हो, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार थे वो सब नितिन नवीन को बधाई दे रहे थे। लेकिन नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन ने राम माधव की नियुक्ति की घोषणा कर दी, और फिर पूरी रात भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस बात का इंतजार करता रहा कि राम माधव कम से कम बधाई तो दे अध्यक्ष को, और अगर बधाई नहीं देते तो जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कम से कम उस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद तो कहे। लेकिन राम माधव कहाँ कहने वाले, वो अपनी ऐट में लगे हुए थे। फिर जाकर उनसे संपर्क किया गया, और बड़ा दिलचस्प मैं बता देता हूं दर्शकों को, दर्शक बड़े ध्यान से सुने, कि उन्होंने एक ही पोस्ट में सब कुछ निपटा दिया शिव जी। भाई बधाई अलग दे देते, धन्यवाद अलग दे देते, किसी ने फोन किया कि कर दो तो फोन को उन्होंने सुन लिया, और उसके बाद उन्होंने 21 जनवरी यानी आज, शिव जी ध्यान से सुने, दर्शकों को मैं कहूंगा, 21 जनवरी यानी आज सुबह 7:54 पर एक पोस्ट किया, लेकिन फिर उसको एडिट भी कर दिया। यानी कुछ तो ऐसा उन्होंने लिखा जो उनका मन नहीं माना होगा, तो उन्होंने एडिट कर दिया। और एक ही लंबे चौड़े पोस्ट में अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशन टू नितिन नवीन, और उसको टैग किया। फिर आगे लिख रहे हैं, श्री नितिन नवीन जी फॉर एज्यूमिंग द ऑनरस एंड प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। और फिर इसी पोस्ट में
आगे उन्होंने धन्यवाद भी दे दिया। ग्रेटफुल टू हिम फॉर असाइनिंग मी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका इलेक्शन शेड्यूल फॉर मई 2026। लोकल बॉडी इलेक्शंस आर फाउट एंड वोन प्योरली ऑन लोकल एजेंडा। ध्यान से सुनिएगा, वो जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ रहे हैं मिलने से पहले। उन्होंने कहा कि धन्यवाद, मुझे ये जिम्मेदारी दी आपने, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो जो लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं वो प्योरली लोकल एजेंडा पर होते हैं और स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क ऑफ द लोकल कार्यकर्ता, और लोकल कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम के बल पर जीते जाते हैं। टुगेदर विद 2 other senior colleagues we shall strive utmost to help team कर्नाटका। इस तरह की बात कभी कहा नहीं जाता, वो कहते हैं कि हम जीतेंगे। यहां वो कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों सहयोगियों के साथ यानी सह चुनाव प्रभारी के साथ और के साथ कर्नाटका बीजेपी की टीम की मदद करूंगा इस इलेक्शन को जीतने में। और बीबीएमपी इज वेरी प्रेस्टिजियस बिकॉज इट इज ए conglomerate of 5 corporations that include several towns and more than 120 villages beside the city of Bengaluru, with an electorate of over 9 million से ज्यादा and 369 corporation wards. It is no less than an assembly better for the state। यहाँ वो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं और बीजेपी आलाकमान को मैसेज भी दे रहे हैं कि भैया मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी हुआ करता था, ठीक है आपने मुझे अब बेंगलुरु का प्रभारी बना दिया, नगर निगम का प्रभारी बना दिया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये किसी स्टेट से कम नहीं है क्योंकि 369 वार्ड है। Look forward to meeting with all stakeholders in Bengaluru state leadership, local MPs and MLA and most importantly the city leadership and कार्यकर्ता soon। यानी 19 जनवरी को बेंगलुरु मतलब कर्नाटक के चुनाव आयुक्त का फैसला, 20 जनवरी को आरएसएस से मदद और हलचल, आरएसएस के नेता को बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन आरएसएस के वो नेता ना बधाई देते हैं ना आभार जताते हैं। 21 जनवरी को सुबह आरएसएस के नेता वो ट्वीट करते हैं और एक ही ट्वीट में बधाई भी देते हैं, आभार भी जता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि हम तीनों को जो आपने नियुक्त किया है हम कर्नाटका बीजेपी की मदद करेंगे। और लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो तो लोकल इश्यूज पे लड़े जाते हैं, लोकल मुद्दों पे लड़े और लोकल मुद्दों पे जीते जाते हैं। ये एक बड़ी गजब भारतीय जनता पार्टी में हो गया। सिर्फ इसको ये मत मानिए कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन बीजेपी को फंसाने जा रहा है। शिव जी, संतोष जी, ये 4 बड़े अखबार हैं, उनकी अलग अलग हम आपको खबर बता रहे हैं। न्यूज 18 कह रहा है कांग्रेस शासित इस राज्य में अब ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव। आग बबूला हुई भाजपा, क्या करेगा चुनाव आयोग। एनडीटीवी कह रही है बेंगलुरु में 30 साल बाद ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, कई राज्य चुन चुके हैं ये विकल्प। दैनिक जागरण कह रहा है कर्नाटक न्यूज, जब बैलेट पेपर से होंगे जीबीए के चुनाव, राज्य चुनाव आयुक्त का फैसला। हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से डाला जाएगा वोट, 25 साल बाद इस नगर निगम के लिए आयोग का बड़ा फैसला। अब आप बताइए, सबने अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी, सभी अखबारों ने दे दी, जो बड़े बड़े संस्थान है उन्होंने दे दी। सवाल ये नहीं है, अब तक ज्ञानेश कुमार जी का बयान नहीं आया कि हमारे होते हुए आप बैलेट पेपर से चुनाव कैसे करा लोगे, हमें सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद मिला है, हमें तो भगवान शिव ने जो भस्मासुर को दे दिया था वो मिला हुआ आशीर्वाद है। तुम कहां से भैया सिंग्रीस महाराज बीच में घुस गए, कर्नाटक के चुनाव आयोग तुम कहां से बीच में घुस गए। कई सवाल हैं इसमें, बस एक अंतिम कमेंट आपसे पूछूंगा क्योंकि दर्शकों को बड़े बेसब्री से होगा इस पूरे मामले की जानकारी की समझने की जरूरत। आखिर संतोष जी, क्या इसका असर अन्य राज्यों पर पड़ेगा और इससे कुछ राज्य शिक्षा लेंगे? देखिए शिव जी, 2 चीज इस देश की ब्यूरोक्रेसी में, ये बड़ी दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं। इस देश की ब्यूरोक्रेसी में राजीव कुमार और राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार, इतना ज्यादा विशेषाधिकार किसी को मिला नहीं। सरकार ने संसद में कानून बनाकर यह पारित कर दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर पद पर रहने और पद से हटने के बाद भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये अधिकार इस देश के राष्ट्रपति को भी नहीं है, ये अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उसको भी नहीं है। खैर मैं मानता था कि चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त है तो उनको यह विशेषाधिकार मिला होगा, मिला होना चाहिए, पता नहीं, उस पर कई सारे आप तर्क डाल सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ एक पल के लिए, चलिए भाई महामानव ने उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है तो इतना अधिकार तो बनता है। लेकिन फिर मेरी नजर चली जाती है गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ और फिर मैं सोचता हूं
कि जो अधिकार कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कानून बनाकर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को दे दिया, क्या उनके परिवार के अन्य अधिकारियों को भी दे दिया? ये दर्शक कमेंट करके बताएं। दर्शक समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं कि एक मासूम युवा की मौत और डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन यहां पर जो बीजेपी कह रही है कि भैया राज्य चुनाव आयोग ने खुद ही एक सर्वे कराया था, उस सर्वे की कलई तो बीजेपी की कलई पहले ही खुल चुकी है कि वो सर्वे किसने करवाया, कैसे करवाया, किनके वो करीबी है। लेकिन ये सवाल अब ईवीएम और बैलेट का ही नहीं रह गया। बीजेपी ने आरएसएस से मदद मांगी, आरएसएस ने कहा कि ठीक है भाई, पुराना एक नेता था जिसको तुमने बेइज्जत करके निकाल बाहर किया था, कोई बड़ा पद तुमने दिया नहीं, वो इंतजार करते रह गए, ले जाओ उन्हीं को फिर से काम करवा लो। अब वो नेता 12 घंटे 14 घंटे सोचते हैं और किसी के कहने पर पोस्ट करते हैं, और वो भी कहते हैं कि नहीं, वो ये नहीं कहते कि मैं जिता दूंगा, वो ये नहीं कहते कि 100% जिता दूंगा, वो ये कहते हैं कि भैया लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं और मैं कर्नाटका की टीम का सहयोग करूंगा। तो आप ये समझिए कि एक तरफ बीजेपी को कर्नाटक के राज्य चुनाव आयोग ने फंसा दिया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने फंसा दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो आरएसएस की वजह से फंस गई है। और एक बड़ी बात और, आज नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संगठन की बैठक ली, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान और पूर्व भी बुलाए गए थे। ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान और पूर्व भी बुलाए गए थे। और इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सबकी उपयोगिता का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि शुरुआत में ही जो दिक्कतें या परेशानियां खड़ी हो जाती है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और नितिन नवीन के कार्यकाल में ये परेशानी अगर इसका समाधान ना कर पाए तो खामियाजा सिर्फ नितिन नवीन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं सीधे सीधे बता देता हूं, अगर जीत होती है तो किसने दिलवाई? नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। अगर यूपी वालों से पूछो, भाजपाइयों से और उनके इकोसिस्टम से, तो योगी आदित्यनाथ ने दिलवाई। लेकिन अगर हार होगा तो एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा, शिव जी। पहले जेपी नड्डा हुआ करते थे और अब नितिन नवीन हुआ करेंगे। तो एक बड़ी लड़ाई संघ परिवार के अंदर भी शुरू हो गई है। ये ईवीएम बनाम बैलेट तो एक लड़ाई है ही जो कांग्रेस से लड़नी है, लेकिन अब संघ परिवार के अंदर से भी एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। और यहीं के साथ एक और चीज शुरुआत हो गई। हालांकि मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि अब जो बदलाव होगा उसमें वफादारी को भी तौला जाएगा। जितने नेता हैं शिव जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दूंगा कि एक लाइन बन गई है, एक लाइन खींच गई है। कल एक बड़े अच्छे ने मुझे एक एग्जाम्पल भेजा, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब भी कोई संपादक आता है, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि एक बात बताओ पाठक जी, एक संपादक अगर आए और वो एक ऐसा रिपोर्टर लाए जिसको ना लिखना आता हो ना बोलना आता हो, तो क्या होगा? तो मैंने कहा क्या होना चाहिए? तो कह रहे भैया याद तो करो तुम कुछ। तो मैंने कहा आप याद दिलाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई रिपोर्टर आएगा तो संपादक खुद मीटिंग रूम में जाएगा, एडिटोरियल रूम में, और सबका परिचय कराएगा और ये बोलेगा कि ये बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, अब इन्हीं की आदेश मानना है क्योंकि ये हमारे ही बड़े हैं, हम भी इन्हीं की बात मानेंगे बीजेपी की खबरों के मामले में। तो कल मोदी जी ने वही कर दिया कि मेरे बॉस नितिन नवीन है और अब इन्हीं की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप एक कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर लाते हैं तो पहले आपको उनका एक कद भी बढ़ाना होता है। लेकिन फिर भास्कर ने एक बड़ा अच्छा कार्टून डाला था जिसमें उनको पीछे से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कह तो दिया कि आप बॉस हो, लेकिन आप अपने आप को बॉस मानने की गलती मत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस खबर को हम यहीं विराम देंगे और दर्शकों पर छोड़ेंगे। क्या ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर बहुत बड़ी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है, तो आप कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।